Hello aspirants, good morning and welcome to Easy Aspire. Today the date is 30th December, so let's get started. But before starting, I would like to tell you कि next 2-3 days 30, 31st and 1st इसमें आपको ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं मिलेंगी न्यूज़पेपर में बिकॉज मोस्टली रिव्यू टाइप ऑफ चीज़ें ज़्यादा आती हैं कि थ्रू आउट द ईयर हमने इस सेक्टर में ये अचीव किया, इसमें वो अचीव किया एंड ऑल दोज थिंग्स। इवन पीआईबी पे भी आप वही चीज़ें देखोगे। एवरी मिनिस्ट्री अपना एनुअल रिपोर्ट कार्ड दे रही होगी, अपने अचीवमेंट्स बता रही होगी, अपने आगे की विजन बता रही होंगी। सो नेक्स्ट 2-3 डेज आपका न्यूज़पेपर थोड़ा सा इसी टाइप का रहेगा, नथिंग न्यू, यू वोंट फाइंड एनीथिंग न्यू। रेस्ट एक प्लेन क्रैश 2 दिन पहले हुआ था अज़रबैजान के रिस्पेक्ट में, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो रशिया की वजह से हुआ था क्योंकि इन्होंने या तो उसको हिट किया है किसी चीज़ से, इनके मिलिट्री ने, या फिर उसकी सिग्नल जैम कर दिए जाते हैं। अब ये जो कंसेप्ट है ना जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के सिग्नल जैम कर दो, ये कहलाती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, राइट। इसीलिए हम लोग आजकल बात करते हैं कि जो वॉर का डोमेन है वो काफ़ी चेंज हो रहा है। इट्स नॉट ओनली अबाउट एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इज़ रियलिटी, space warfare and cyber warfare, these are the changing domains of war nowadays. Okay, then एक और प्लेन क्रैश हुआ है साउथ कोरिया में एंड जिसमें ऑलमोस्ट 179 लोग मारे गए। बट अगेन हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, जब बात हम लोग करते हैं रेगुलेटरी नॉर्म्स की, तो ये ये कई बार हद से ज़्यादा लैक्स हो जाते हैं और इस वजह से इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। रेगुलेटरी नॉर्म्स कैसे हैं एयर स्पेस सेक्टर के लिए, ये सब हम लोग कभी सेपरेटली एनालाइज करेंगे, इधर इन 20 मिनट्स वीडियो डिस्कशन या फिर न्यूज़ एनालिसिस। सेकेंड थिंग इज एविएशन सेक्टर के रिस्पेक्ट में ही मैंने आपके साथ कल एक वीडियो किया था ऑन डी कार्बनाइजिंग द एविएशन सेक्टर, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हमने एग्रीकल्चर को डीकार्बनाइज करने की भी बात की थी। फिर एक और लेक्चर हमने किया था ऑन डीकार्बनाइजिंग द शिपिंग सेक्टर, राइट। तो ये 20 मिनट डिस्कशन में मैंने आपके साथ किया है, और जो वीकली मैगजीन आई है उसमें वो टॉपिक कवर भी कर दिया गया है। एनीवे, हम चलते हैं अपने एग्ज़ाम रिस्पेक्टेड टॉपिक्स पर। ये एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो होगा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर देखने के लिए, बिकॉज इन्होंने सीधे सीधे इंडिया के बारे में हमेशा एक बात कही है, दैट इंडिया इज़ द टैरिफ किंग। सबसे ज़्यादा टैरिफ इंडिया ही लगाता है। नो, यूएसए चाहता है क्या इंडिया से, या पहले भी क्या चाहता था? देखिए, यूएसए चाहता है दो चीज़ें। एक, कि आप हमारे यहाँ यानी यूएसए से इंडिया में आने वाली चीज़ों पर टैरिफ कम कीजिए, और हो सके तो आप एफटीए नेगोशिएट कीजिए यूएसए के साथ। ओके। एंड सेकंड थिंग इज़ कि वो मार्केट एक्सेस चाहता है इंडिया का, क्योंकि इंडिया का मार्केट ऑब्वियसली बहुत बड़ा है। आपने अगर मार्केट में देखा भी होगा तो अमेरिकन कॉर्न एंड इंडियन कॉर्न, ठीक है, और दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, टेस्ट वाइज भी और साइज़ में भी फ़र्क है। ओके, तो ये चाहते हैं मार्केट एक्सेस इंडिया का, स्पेशली मोर इम्पॉर्टेंटली विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ओके, और ये दो चीज़ें ट्रम्प किसी ना किसी तरीके से इंसिस्ट ज़रूर करेंगे। इंडिया शुड एक्सपेक्ट ए रेस टैरिफ, और अगर हम टैरिफ कम नहीं करते हैं यूएसए के प्रोडक्ट्स पर, तो फिर हमारे जो प्रोडक्ट्स वहाँ जा रहे हैं यूएसए में, उन पर भी टैरिफ यूएसए लगाएगा, रिटेलिएट करेगा। एंड रिमेंबर, यूएसए के साथ हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो पॉजिटिव है। यानी कि हम यूएसए में एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और यूएसए से हम कम इंपोर्ट करते हैं। एंड देयर विल बी अ रिन्यूड पुश टू गेट ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हाई टैरिफ्स, मार्केट एक्सेस स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस एंड द आईटी इक्विपमेंट सेक्टर एंड मेडिकल डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें वो इंडिया से चाहता है कि आप ये सब ओपन कीजिए। यूएस हैज़ विड्रॉन इंडियाज जीएसपी। अब ये जनरलाइज सिस्टम, प्रेफरेंशियल सिस्टम क्या था, यहाँ पर इंडिया के कुछ एक्सपोर्ट्स को 0% टैरिफ पर एंट्री मिलती थी। क्योंकि हालांकि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, इसने हटा लिया था ये प्रोडक्ट, लेकिन हार्डली हमारे यहाँ कोई 20% ऐसे एक्सपोर्ट्स थे जिन पर असर पड़ा था, लेकिन असर तो पड़ा, ठीक है। वो कॉस्टली हो गई तो उनकी सेल अमेरिका में कम हुई थी, बट हमने इतना माइंड नहीं किया, ठीक है आपको हटाना है हटा लीजिए। एंड उसके अलावा इन्होंने इंडिया को फोर्स किया था कि हम अपने सारे ऑयल इंपोर्ट ख़त्म करें ईरान से, और हमने वो करके ऑलमोस्ट ज़ीरो कर ही लिया था। दैट इज़ दी प्रेशर फ्रॉम यूएसए, ठीक है। और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, ये किसी भी कंट्री पे अच्छा खासा प्रेशर लगता है। लेकिन इसी तरह का प्रेशर यू विल सी कि चाइना पे नहीं लगा कभी। चाइना आज भी ईरान से ऑयल कंज्यूम करता है। ओके, क्यों?
क्योंकि चाइना इतना माइंड नहीं करता, बिकॉज यूएसए को भी पता है कि चाइना के बिना उसकी इंडस्ट्रीज़ भी सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर वो यूएसए पे हद से ज़्यादा टैरिफ या इस तरह की चीज़ें लगाएगा, या यूएसए से कहेगा कि मैं आप पे सैंक्शन लगाऊंगा अगर आप ईरान से ऑयल परचेज करते हो, चाइना डजेंट केयर, ओके। बिकॉज चाइना ही रॉ मटेरियल का सप्लाई है जिसकी दम पर इवन यूएसए की भी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं। मैंने आपको बताया था रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में ऑलमोस्ट नियर मोनोपली रखता है चाइना, ऑलमोस्ट 70 to 90% अलग अलग तरह के, ओके 70 to 90% मोनोपली रखता है चाइना। और इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बिना कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, चाहे वो ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री हो, चाहे वो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट्स के लिए कंप्यूटर्स बनाना, क्वांटम कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नथिंग गोना वर्क विदाउट दीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ओके। इसलिए यूएसए कभी चाइना को इतना प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप इंपोर्ट ज़ीरो कीजिए ईरान से। चाइना आज भी नॉर्थ कोरिया के साथ खुल के नेगोशिएशन करता है, उसके साथ डीलिंग्स करता है। इवन ये भी एक्यूज़ किया जाता है कई बार चाइना की दी हुई टेक्नोलॉजी से ही वो न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल बना पाया है नॉर्थ कोरिया, लेकिन आज तक कोई रोक नहीं पाया इस चीज़ को, ओके। सो इट्स अप टू कि हम लोग अपनी खुद की डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ कितनी स्ट्रांग रखते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि यूएसए के सामने आप किस हद तक झुकोगे। इट्स नॉट लाइक कि एक पर्सनल रैपो अगर बिल्ड कर ली दो लीडर्स ने, मोदी जी ने ट्रंप के साथ, तो उससे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। हमारी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ कितनी स्ट्रांग होंगी उस पर डिपेंड करता है कि यूएसए हमें कितना प्रेशराइज करेगा अंडर ट्रंप 2.0, ओके। हम चलते हैं अपने काम की चीज़ों पर। ये वैष्णो देवी में प्रोटेस्ट चल रहे हैं कुछ, क्योंकि यहाँ पर रोप वे वगैरह बनाए जा रहे हैं, और इनका कहना है कि आप रोप वे बना दोगे या 6 लेन बना दोगे, उससे क्या होगा कि फिर कम्यूटर्स जो यहाँ पे लोकल सवारी ले आने वाले लोग होते हैं, इनको नहीं प्रेफर करेंगे एंड इनके एम्प्लॉयमेंट पे थ्रेट होगा। तो यहाँ पे सीधी सी चीज़ आती है कि हम किसको ज़्यादा फोकस करें, हम कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने पे फोकस करें या लोगों की जो लाइवलीहुड है उस पर फोकस करें। ये एक अच्छी न्यूज़ है एक्चुअली, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये कहा गया था दैट इंडिया इज़ द इंटरनेट शटडाउन कैपिटल, राइट। लेकिन पिछले साल इंडिया शट डाउन इंटरनेट 60 टाइम्स इन 2024, दैट इज़ द लोवेस्ट इन द 8 ईयर्स, ओके। सो दैट इज़ गुड न्यूज़ एक्चुअली। बट यहाँ पर एक और चीज़ है कि गवर्नमेंट का कहना है कि देखिए हम इस तरह का कोई कंपाइल नहीं करते डेटा, वी डिड नॉट हैव सेंट्रलाइज डेटा ऑन इंटरनेट शट डाउन अक्रॉस इंडिया, ये गवर्नमेंट का कहना है। तो ये जो प्राइवेट वाले हैं इन्होंने खुद ही ये डेटा कंपाइल किया है कि इतने बार साल में इंटरनेट शटडाउन किया गया। अभी शटडाउन कभी भी किया जा सकता है, कहीं फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो भी ये शटडाउन कर दिया जाएगा ताकि यहाँ की इन्फॉर्मेशन आगे सर्कुलेट ना हो, ठीक है। या कहीं पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो भी ये शटडाउन कर दिया जाता है, या फिर कोई शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट चल रहा होता है कहीं पे सीए के अगेंस्ट, तब भी इस तरह के इंटरनेट शटडाउन टाइम टू टाइम किए जाते हैं। खासकर जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं शटडाउन। लेकिन इनमें बुरी बात यह है कि कई बार इस तरह के शटडाउन करने के ऑर्डर्स तो आप दे देते हो, लेकिन उनको गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अपडेट ही नहीं करते हो कि हमने इस तारीख को इस वजह से इंटरनेट शटडाउन करवाया था, ओके। यानी कि ओरली ही चल रहा है, रिकॉर्डेड नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के डेटा में। इंडिया यूएस टाइज विल स्ट्रेंथन बट एक्सपेक्ट टैरिफ हाइक। प्रेसिडेंट ट्रंप वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू लेबल चाइना एज स्ट्रेटेजिक चैलेंज, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो थे, अगर आप देखेंगे ना डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल, तो फर्स्ट उनका जो टेन्योर था उसमें वो चाइना के ज़्यादा क्लोज जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, चाइना पार्टनर नहीं बनना चाहता है, वो एक्चुअली कॉम्पिटिटर बनना चाहता है, तब जाकर ओबामा ने इंडिया की तरफ अपना रुख किया था, ओके। तो कभी भी चाइना के किसी यूएसए के किसी भी प्रेसिडेंट ने चाइना को एक चैलेंज की तरह नहीं कहा, बट ये ट्रंप जैसा ही दिल फेक इंसान आया जो कुछ भी बोल देता है, एंड उसने कहा था कि चाइना इज़ एक्चुअली ए स्ट्रेटेजिक चैलेंज एंड इवन ए चैलेंज बिगर दैन रशिया। इन्होंने क्वाड को रिवाइव भी किया। क्वाड बहुत पुराना कंसेप्ट है 2007-8 में, लेकिन उस टाइम इसको ठंडे बस्ते में रखा गया था, ठीक। मनमोहन सिंह, हालांकि वो उनको एक क्रेडिट दिया जाता है कि इसको रिवाइव करने का, और यूएसए में इसको ट्रंप ने रिवाइव किया था। वी एनहांस्ड आवर डिफेंस कॉपरेशन सिग्निफिकेंटली, आपको मैंने बताएं तीनों फाउंडेशनल एग्रीमेंट, लेमोवा एंड कैम्प कासा एंड अदर थिंग्स। दूसरा, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हम लोग काफ़ी करते हैं एक साथ। अभी रिसेंटली हमने फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भी की है मिलिट्री के बीच में सिनर्जी बनाने के लिए, एंड वी ऑल्सो इंक्रीज द एनर्जी एक्सपोर्ट टू इंडिया। यूएसए, मैंने आपको बताया था कि शेल की डिस्कवरी के बाद
यूएसए नंबर 1 प्रोड्यूसर बन गया था ऑयल का, और उससे काफ़ी ज़्यादा इंडिया ने इंपोर्ट भी किया था, राइट। Then, US also provided critical and important assistance to India when China came across the line of actual control in disputed territory in 2020. अब यूएसए वहाँ से इनपुट प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को कि चाइना या चाइनीस आर्मी एलएसी क्रॉस कर रही है, और हमारे खुद के प्रधानमंत्री जबकि कह रहे हैं कि कोई नहीं घुसा है अंदर। नेक्स्ट इज इंडिया शुड लोअर टैरिफ एंड इज टू प्रोटेक्शनिस्ट। ये ट्रंप का क्लियर स्टैंड है कि इंडिया को अपने टैरिफ कम करने होंगे, अदरवाइज हम भी टैरिफ लगाएंगे इंडियन गुड्स और सर्विसेज पर अप टू 10 to 20%। ओके, तो ये सब जब भी ट्रंप आएगा तब देखा जाएगा क्या होगा। सेंटर गेट 6.21 लाख एप्लीकेशन अंडर पीएम इंटर्नशिप स्कीम। ये मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है ऑलरेडी, क्योंकि इसमें क्या किया जाएगा, टॉप 500 कंपनीज में आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप करवाई जाएगी, ठीक है। इसमें 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आखिर कौन कौन एलिजिबल होगा, ठीक है, इसका क्राइटेरिया क्या रखा गया, वो इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रीलिम्स में पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। और मैंने इस पर आपको नोट भी दिया है और पूरा समझाया भी था। ओके, हम आगे चलते हैं। ये सब आपसे कोई पूछेगा नहीं कि इसरो टू साइन ऑफ 2024 द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कुछ नहीं है। सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी ऊपर, ठीक है, पहले ऑर्बिट में जाएगी, फिर डी ऑर्बिट में आएगी वापस, और लियो में स्टेशन की जाएगी। ये सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किया जा रहा है, इससे पहले कि हम लोग अपना जो मेन मिशन है वो लॉन्च करें, ह्यूमंस को भेजने वाला। ओके, बट यूपीएससी आपसे ये सब पूछेगा नहीं, सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन दीज थिंग्स कि अट्रैक्टिव दिख रही हैं या हाईटेक दिख रही है तो मैं पढ़ लूँ। यूपीएससी नहीं पूछेगा आपसे। दूसरा, ऑयल कंपनीज बैक ट्रैक ऑन देयर रिन्यूएबल्स। अब एक टाइम था जब ये क्लाइमेट को लेकर बहुत आगे आवाज़ें बढ़ी थी, तब कई कंपनीज ने कमिट कर दिया था कि हम अपने आप को नेट ज़ीरो बना लेंगे या हम रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अब ये इन्होंने बड़े बड़े कमिटमेंट तो कर दिए, बट अब हुआ क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बैक ट्रैक करना शुरू कर दिया इन्होंने। उसके कई रीजंस हैं, जैसे सबसे पहले तो कि एक रशिया यूक्रेन वॉर, राइट, इससे काफ़ी डिस्ट्रप्शन हो गया है कि लोग अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं कंट्रीज। उनको लग रहा है कि पहले अपनी खुद की सिक्योरिटी हमें इंश्योर कर लेनी चाहिए, राइट। दूसरा है कुछ इन्फ्लेशन भी इसका एक रीज़न है। ओके, अभी अजरबैजान में जब ये समिट हुआ था तब वहाँ के प्रेसिडेंट ने तो उल्टा अपने यहाँ पर ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन बढ़ा दिया था, जबकि आप तो क्लाइमेट चेंज का समिट कर रहे हो यहाँ पे। उसके बाद भी आपने कहा कि ऑयल एंड गैस दे आर एक्चुअली गिफ्ट ऑफ गॉड। तो ये दिखाता है कि वर्ल्ड इसके लिए सीरियस नहीं है। तो प्राइवेट कंपनीज को भी लगता है कि फिर हम भी क्यों सीरियस हों। यहाँ पे बिग यूरोपियन एनर्जी कंपनीज दैट हैव इन्वेस्टेड हैवीली इन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन found that their share performance lagging behind US rivals such as Exxon and Chevron, which kept their focus on oil and gas। अब ये भी एक प्रॉब्लम है प्राइवेट कंपनीज के लिए कि जिन कंपनियों ने कहा कि हम उधर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करेंगे, उधर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उनके शेयर प्राइस गिर गए। जबकि जो यूएसए की कंपनीज थी, यूरोप की राइवल, उन लोगों ने कहा कि हम ऑयल एंड गैस पर ही फोकस करेंगे, तो लोगों ने माना कि हाँ इनको तो प्रॉफिट होगा और इनकी शेयर वैल्यू बढ़ गई। तो इस वजह से अब यूरोपियन कंपनीज भी सोच रही हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, बिजनेस इज लाइक ओनली फॉर प्रॉफिट। जियो पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस लाइक इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। नेक्स्ट इज अब डोनाल्ड ट्रंप अगेन, मैं पिछले कुछ टाइम से आपको एक ही एक बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दैट मिस्टर जी जिनपिंग चाइना और अपने मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इन दो लोगों को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते आज के टाइम में। ओके, कहीं भी किसी भी कंट्री की बात कर लो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, इन दोनों की बात ज़रूर होगी, चाइना की और ट्रंप की। ट्रंप रिटर्निंग टू द वाइट हाउस, चाइना द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर इज ट्राइंग टू रिवाइव इट्स फॉल्टरिंग इकोनॉमी, पोटेंशियली बूस्टिंग द ऑयल डिमांड। ठीक है, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी अजरबैजान में, वहाँ पे होस्ट कंट्री ने ही कह दिया कि ऑयल एंड गैस आर एक्चुअली गिफ्ट फ्रॉम गॉड। यानी कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ से आप 2 पॉइंट तो उठा ही सकते हो कि एक तो प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो अपने आप को बैक ट्रैक कर रही हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी और इस ट्रांजिशन चीज़ में अब ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं क्योंकि उनकी शेयर वैल्यूज़ गिरती जा रही है। दूसरा कि चाइना जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, और उसके लिए वो उसी चीज़ पे फोकस करेगा जो सस्ता है, दैट इज़ ऑयल एंड गैस, रादर दैन गोइंग फॉर एनी इन्वेस्टमेंट इन द क्लीन टेक्नोलॉजी। और तीसरा पॉइंट है इस आर्टिकल से मिस्टर ट्रंप जो कि प्रो क्लाइमेट नहीं माने जाते हैं, जिनके आने के बाद ये लगता है कि नहीं क्लाइमेट जैसी चीज़ कुछ नहीं है, वो सीरियसली भी नहीं लेते। तो इन तीनों चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे जो भी हम लोग ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं या वर्ल्ड के नेट ज़ीरो बनाने की बात कर रहे हैं। ओके, सो ना तो अब प्राइवेट कंपनीज इसको लेके सीरियस हैं, ना चाइना इसको लेके सीरियस है, और ना ही मिस्टर ट्रंप इसको लेके कोई सीरियस दिखाई देते हैं। ऑलराइट, तो ये बस आप एक पॉइंट की तरह ऐड कर सकते हैं।
डेंजरस स्काइज, रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि यहाँ पे रशिया की वजह से ही ये प्लेन हिट हुआ है ऐसा माना जा रहा है, और या फिर इसने सिग्नल जैमिंग की थी इनकी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एक पॉइंट की तरह आप यूज़ कर सकते हो। एज अ फॉर्डर मटेरियल यू कैन यूज़ दिस एज अ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कि अगर कन्फ्लिक्ट को टाइमली हैंडल ना किया जाए, टाइमली उसे ख़त्म ना किया जाए, तो वो कल को और भी डोमेन में पहुंच सकता है, चाहे वो साइबर वॉरफेयर हो या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो। राइट, देन यहाँ पे इन्होंने बात की है रेगुलेटर और उनकी एयरलाइंस में जो लूप होल्स हैं, बट ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। मुझे आपके साथ इसमें डिस्कस करना था एविएशन सेक्टर डीकार्बनाइजेशन, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। और जो 4th वीक की मैगजीन आई है, ओके, उसमें भी मैंने आपको इस पर नोट्स दे दिए हैं। ओके, वन नेशन वन इलेक्शन ये मैं आपको समझा चुका हूँ, और इसी के साथ मैंने आपको डीलिमिटेशन भी समझा दिया था, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में से किसी एक पे ही आएगा। बट वन नेशन वन इलेक्शन मैंने लास्ट ईयर ही पढ़ाया था आपको, और उस पर लास्ट ईयर मेंस में क्वेश्चन आ भी चुका है, तो उस पर दोबारा नहीं आएगा। बट आपको पता होना चाहिए कि हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। ओके, ये मणिपुर को लेकर है, बट ये बोल बच्चन चलते रहते हैं न्यूज़ में, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ द चैलेंज ऑफ होल्डिंग जजेस अकाउंटेबल। नो, जुडिशरी को हमने कहा कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर के अंडर में जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिपेंडेंस के नाम पे अब जुडिशरी का ये कहना है कि हम इंडिपेंडेंट हैं बिल्कुल, इसमें इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। इसलिए एनजेएसी बिल जो आया था, जिसमें अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव को भी एक रोल दिया गया था, उसको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। दैट उसके बाद यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये होती है कि इंडिपेंडेंट आपका रहना एक ठीक है, उसमें काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिख दिए गए हैं, जैसे आपकी सैलरी पेंशन वगैरह चार्ज होती है, उस पर वोटिंग नहीं होती। उसके बाद जज का कंडक्ट डिस्कस नहीं किया जाता पार्लियामेंट में जब तक कि इम्पीचमेंट मोशन ना लाया गया हो, राइट। इसको अपने खुद के ऑफिसर्स चूज़ करने की पूरी फ्रीडम है जुडिशरी को। तो इंडिपेंडेंस के लिए, इनकी इंडिपेंडेंट इंश्योर करने के लिए काफ़ी सारे प्रोविजंस रखे गए कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम अब ये आती है कि फिर जज अगर कल को मिसकंडक्ट करते हैं तो फिर हम क्या करें, इनको किस तरीके से इनकी अकाउंटेबिलिटी होल्ड करें। जैसे अभी 2-3 इंसिडेंट हुए जहाँ पर एक जज ने बेंगलोर में कह दिया कि ये तो आपने मिनी पाकिस्तान बना रखा है। फिर एक और जज थे, उन्होंने थोड़ा सेक्सिस्ट टाइप रिमार्क किया, जहाँ पे उन्होंने अपनी एक फीमेल लॉयर से कहा कि आपको तो अपने कलीग मेल लॉयर की अंडरगारमेंट्स का भी कलर पता होगा। ओके, तो इस तरह की जो चीज़ें, एक और केरल के जज थे, हाई कोर्ट जज, उनका कहना था कि ब्राह्मण इज सुप्रीम। ओके, ब्राह्मण ही द्विज है, द्विज यानी ट्वाइस बॉर्न। तो इस तरह की जो मिसकंडक्ट होते हैं, इनके लिए इनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करेंगे हम। ओके, तो इसके लिए एक प्रॉपर एक्ट बनाया गया, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 बनाया गया इसके लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो सिर्फ डिसिप्लिनरी मैटर होते हैं। जैसे अभी एक तमिलनाडु में जज पकड़े गए थे रिश्वत लेते हुए, तो उन्होंने क्या किया, जुडिशरी ने सिर्फ इनको ट्रांसफ़र करके सिक्किम भेज दिया। सो काफ़ी मजाक बना कि यार ये तो वही बात हो गई कि आपने करप्शन को ट्रांसफ़र कर दिया कि इस स्टेट में मत करो, किसी और स्टेट में जाके कर लो। यू आपने उसको पनिश नहीं किया, ठीक है, क्योंकि पनिश करना आसान नहीं है। अंदर जुडिशरी खुद से पनिश करती नहीं है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें लाना होगा प्रॉपर मोशन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ दिस जज या रिमूवल ऑफ दिस जज। लेकिन वो जो प्रोसेस है इनके रिमूवल का, वो बहुत टफ है, वो नहीं रिमूव हो पाते हैं, और इसलिए आज तक कोई जज रिमूव भी नहीं हुआ। कल भी मैंने अपने पॉलिटी रिवीजन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 1 में यही सारी चीज़ें डिस्कस की है अबाउट जुडिशरी, इनके अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, और उसके साथ साथ इनकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ये जो एक्ट ऑफ 1968 आया है, इनके रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी टफ है, और उस वजह से कोई भी जज आज तक रिमूव नहीं हुआ डेस्पाइट वेरी सीरियस एलिगेशन। उन पे सेक्सुअल मिसकंडक्ट के भी एलिगेशन लगे हैं, उन पे करप्शन के भी एलिगेशन लगे हैं, बट उससे कुछ हुआ नहीं आज तक। ओके, तो ये आर्टिकल बिल्कुल उसी चीज़ पे लिखा गया है जो चीज़ मैंने आपके साथ कल रात को डिस्कस की थी, तो मैं आपके साथ एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर बात किया गया है इस आर्टिकल में अबाउट द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। The mechanism for the removal of the judge. Judge can only be removed for proven misbehavior or incapacity. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये 2 वर्ड यूज़ हुए हैं कि या तो जज ने कुछ मिसबिहेव किया हो या फिर वो इनकेपेबल हो पूरा, तभी आप उसको रिमूव कर सकते हो अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि इन वर्ड्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, दे हैव नो वेयर बीन डिफाइंड, किसको हम मिसबिहेव कहें और किस चीज़ को इनकेपेसिटी कहें।
तो इसके लिए फिर हमने जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 इनेक्ट किया, जो बताता है कि क्या प्रोसेस हम फॉलो करेंगे अगर कोई जज मिसबिहेव करता है या इनकेपेबल है, और इसके लिए एक पार्लियामेंट में मोशन लाया जाएगा और इंक्वायरी कमेटी सेटअप की जाएगी, राइट। सो जब भी जज के रिमूवल की बात होती है, प्लीज़ रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात मेंशन नहीं की गई है। वहाँ पे सिर्फ 2 ग्राउंड दिए गए हैं, मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी, लेकिन इनको रिमूव करने का जो पूरा प्रोसेस है वो लिखा गया है अंडर ए स्टैट्यूटरी लॉ, दैट इज़ जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ये पहला कंसेप्ट है जो आपसे गलती कराएगा एग्जाम में, ओके। इसके बाद इंक्वायरी कमेटी सेटअप की जाती है। यहाँ पे एक मोशन लाया जाएगा, 50 मेंबर होंगे राज्यसभा के, 100 मेंबर्स होंगे आपके लोकसभा के। ये एक मोशन देंगे या तो राज्यसभा के चेयरमैन को या फिर लोकसभा के स्पीकर को। फिर अगर इन लोगों को लगता है कि हाँ चार्जेस या सीरियस कुछ मैटर सीरियस है, तो फिर ये एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप करेंगे। अब ये जो इंक्वायरी कमेटी सेटअप होगी उसमें 3 मेंबर्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड एन एमिनेट ज्यूरिस्ट। ये डिटरमिन करेंगे क्या इन पे जज पे लगाए गए एलिगेशन सही है या नहीं, ओके। बट there is lack of accountability. Only 2 judges have faced impeachment attempts in India's history, both of which failed due to insufficient parliamentary support. The process is often seen as politicized, जैसे कि जस्टिस मिश्रा हैं। अब कुछ पार्टीज़ को लग सकता है कि यार इन्होंने ना अयोध्या राम मंदिर के इशू पे जजमेंट गवर्नमेंट के फेवर में दिया था और फिर गवर्नमेंट ने इनको रिवॉर्ड किया, राज्यसभा में सीट देंगे, ठीक है। तो ये पॉलिटिसाइज्ड इशू होते हैं मोस्टली, ठीक है। पॉलिटिसाइज्ड इस वजह से इनके अगेंस्ट मान लो मोशन ले आया जाए, या इनएडिक्वेट टू एड्रेस द जुडिशियल मिसकंडक्ट, और उसके बाद भी ये कभी जुडिशियल मिसकंडक्ट एड्रेस नहीं कर पाया क्योंकि इसका पास होना बहुत मुश्किल है। और इसमें एक और वर्स्ट चीज़ ये है कि अगर कल को एक हाउस से पास हो जाए मोशन और दूसरे हाउस में जा रहा है और ये लग रहा है कि जो पार्टी मेरे अगेंस्ट मोशन लाई है वो पास करवा देगी इसको, तो जज क्या करता है, बीच में रिज़ाइन कर देता है, और रिज़ाइन होने के बाद वो प्रोसीडिंग्स वहीं रुक जाती है, ठीक है। यानी कि अगर आपको लग रहा हो कि मेरे अगेंस्ट जो हो रहा है वो हो जाएगा पूरा प्रोसेस कंप्लीट, तो आप बीच में रिज़ाइन कर दीजिए ताकि पेंशन तो मिले कम से कम, ओके। सो ये एक रिफॉर्म भी सजेस्ट किया जाता है कि अगर कोई जज रिज़ाइन कर भी जाए तो भी अगर उसके अगेंस्ट मोशन लाया गया है पार्लियामेंट में, तो कम से कम इंक्वायरी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर वो गिल्टी है तो उसका बिल्कुल रिमूवल होना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है उसको कोई पेंशन या फ्यूचर प्रिविलेजेस देने की, ठीक है। एक रामास्वामी केस हुए जज थे। He was the first judge against whom the impeachment proceedings were initiated. He was accused of financial improprieties during the tenure as Chief Justice of Punjab and Haryana High Court. However, the proceedings failed in the parliament due to lack of political consensus. क्योंकि यहाँ पे आपको पास करवाना होता है ये सब स्पेशल मेजोरिटी से। नो व्हाट इज़ द इशू इन दिस करेंट सिस्टम? 3 मेजर इश्यूज़ हैं। पहला तो कि प्रोसेस बहुत ही लेंदी है, कम्बरसम है। द प्रोसीजर फॉर इनिशिएटिंग द इम्पीचमेंट इज़ लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स, सो मेकिंग इट वेरी रेयर एंड डिफ़िकल्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको एक प्रॉपर स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, और ये स्पेशल मेजॉरिटी नहीं आती जब तक कि सभी मेंबर्स उसको लेके सीरियस ना हो। आप कैसे लाओगे 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, नहीं ला पाओगे इजली जब तक कि अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज ये ना माना जाए कि यार ये जज का बिहेवियर वाकई गलत है। देन जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पे बात यही आ जाती है कि अगर इंडिपेंडेंस इंश्योर करने जाएं तो अकाउंटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, और अगर अकाउंटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ करने जाएं तो उनकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ओके। सो देयर इज सीरियस लैक ऑफ चेक एंड बैलेंसेज। लिमिटेड ओवरसाइट, दी अदर फॉर्म ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन लाइक ट्रांसफ़र कर दीजिए जज को या साइडलाइन कर दीजिए उसको, बट दीज प्रोसेस आर वेरी इनफॉर्मल एंड दे लैक ट्रांसपेरेंसी। किसी ने तमिलनाडु में करप्शन किया, आपने ट्रांसफ़र करके सिक्किम भेज दिया, बट उसमें पनिशमेंट कहाँ हुई? रिकमेंडेशन, नो यहाँ पे क्या रिफॉर्म करने की रिकमेंडेशन दी जाती है? तो यहाँ पर 3 रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। फर्स्ट इज वी नीड टू स्ट्रेंथन द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। वी नीड टू डेवलप द ऑल्टरनेटिव्स टू इम्पीचमेंट तो होने से रहा क्योंकि प्रोसेस बहुत टफ है, बट इसके कुछ ना कुछ तो ऑल्टरनेटिव देखने होंगे एटलीस्ट फॉर द माइनर मिसकंडक्ट। सो वी नीड टू एंश्योर ए ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन इनटू द एलिगेशन। अब ये कोई अच्छा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कभी आएगा और वो अगर ऐसा कुछ करे ठीक तो हो सकता है, अदरवाइज गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं कर पाएगी। Second is Judicial Standard and Accountability Bill. This call for a framework to regulate judicial conduct and strengthen accountability. अब जैसे हमने यहाँ जजेस इंक्वायरी एक्ट बनाया है, ऐसे ही हम कुछ जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी को लेके एक बिल ला सकते हैं, उसको एक्ट बना सकते हैं ताकि जजेस की भी कुछ अकाउंटेबिलिटी हो।
Next is learning from international practices. Other countries have institutionalized system to address judicial accountability without compromising independence. So what we can do is we can learn from those practices across other countries कि वो किस तरीके से अपने यहाँ पर इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी रहे जुडिशरी की बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर इंडिपेंडेंस. ओके. So what actually this article is talking about is that the judicial accountability is essential for maintaining public trust in the judiciary, and balancing independence and accountability is crucial for upholding the rule of law and democracy. लेकिन हमारे यहाँ जुडिशरी बहुत ही ज़्यादा बेलगाम है. ऑलराइट, सो ये अच्छा आर्टिकल था बट मैंने इसको कल भी डिटेल में इसके सारे प्रोविजन डिस्कस किए थे वन बाय वन, आप उस वीडियो में देख सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अबाउट दिस लॉजिस्टिक सेक्टर, हाई ऑन डिलीवरी एंड लो ऑन कॉस्ट. नो, लॉजिस्टिक सेक्टर पे हमने ऑलरेडी पहले एक मेंस 450 प्लस में वीडियो किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं. हमने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी डिस्कस की थी इन 2022, ये 22 में आई थी. यहाँ पे हमने गोल क्या रखा था कि हमें एटलीस्ट वर्ल्ड बैंक का जो लॉजिस्टिक इंडेक्स है उसमें टॉप 25 में पहुँचना है. 25 में तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन स्टिल वी हैव इम्प्रूव्ड आवर रैंक टू 38 एंड दैट इज़ मच बेटर. वर्ल्ड बैंक इंडेक्स, सॉरी, 38th रैंक है हमारी इसमें वर्ल्ड बैंक इंडेक्स इन 2023. और यहाँ पे हमारा गोल था कि हमें अपनी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो रिड्यूस करनी है फ्रॉम प्रेजेंट 14% टू एटलीस्ट 8 to 9% लानी है, जो कि वर्ल्ड ओवर मानी जाती है. इसके लिए हम लोग नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आए जिसने कॉम्प्लीमेंट किया पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को भी. पीएम गति शक्ति का भी गोल यही था दैट वी नीड टू बूस्ट एफिशिएंसी. जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ मिनट प्लीज. ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे पीएम गति शक्ति भी लाए थे हम, उसका भी गोल हमारा यही था टू बूस्ट द एफिशिएंसी एंड लोअर द लॉजिस्टिक कॉस्ट अलोंग विद डिजिटल रिफॉर्म्स सच एज यूएलआईपी, दैट इज यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म एंड लॉजिस्टिक डेटा बैंक. तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने की थी. फर्स्ट वॉज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, सेकेंड वॉज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, थर्ड वॉज यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म एंड फोर्थ वॉज लॉजिस्टिक डेटा बैंक. इन चारों चीज़ों का फोकस सिंपल था दैट वी नीड टू इम्प्रूव आवर लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी. ओके, देन दिस एनएलपी मैराइन पॉलिसी. अब इसी के साथ साथ हम लोग नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के एक और कंपोनेंट लेके आए विच इज़ मैराइन पॉलिसी. इट वाज लॉन्च फॉर पोर्ट रिलेटेड लॉजिस्टिक्स. अभी लॉजिस्टिक्स वगैरह क्या होते हैं ये सारी चीज़ मैंने मेंस की वीडियो में भी डिस्कस की थी एंड अभी भी आज भी हम करेंगे उसको. अभी यूएलआईपी, इसमें हमारा फोकस रहेगा इन डेटा एक्सचेंज, डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन एंड प्रोसेस ऑटोमेशन. ठीक है, ये अभी कुछ ही मंथ पहले आई है. क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को, लास्ट माइल डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन एंड रिवर्स लॉजिस्टिक एटसेट्रा को इम्प्रूव करना है. तो यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें एक एक करके समझाते हुए चलता हूँ. अब ये न्यूज़ हमने जून में भी डिस्कस की थी, जब एक्चुअली क्या हुआ था कि यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि नहीं, ये गलत बोला जाता है कि इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% है, ये है करीब 8 to 9%. और ये एस्टिमेट किया था हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च. बट इसकी रिपोर्ट को कोई सीरियसली लेता नहीं है. सीरियसली हम लोग किसको लेते हैं? हम लोग सीरियसली लेते हैं, हम क्या, वर्ल्ड ही लेता है पूरा आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एसोसिएट्स की रिपोर्ट को, जिसका कहना था कि इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट है करीब 13%. सो इस A&A के एस्टिमेट को ही वाइडली सर्कुलेट किया गया एंड दिस बिकेम द बेसिस ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज एजेंडा टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट टू ग्लोबल बेंचमार्क बाय 2030. मेजर कंपोनेंट्स. अब अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें तो उसमें मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहला होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्लेसमेंट या इनबाउंड जो ट्रांसपोर्टेशन है. एंड सेकंड होता है उस मटेरियल की हैंडलिंग. ये हैंडलिंग उस तरीके से होनी चाहिए कि काफ़ी एफिशिएंसी इसमें मैनेज की जाए. थर्ड इज वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफ फिनिश गुड्स, जब तक वो बिक ना जाए. एंड फोर्थ इज ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू द डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर एंड फ्रॉम डीलर टू एंड कस्टमर. राइट, तो ये चारों कंपोनेंट मिलके बनते हैं हमारे ओवरऑल लॉजिस्टिक्स.
इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये आप सेल्फ रीड कर सकते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं टू इम्प्रूव द लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया। सबसे पहला स्टेप था नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, जहाँ पे फोकस किया गया था ऑन सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सेक्टर के डेवलपमेंट पर। यहाँ पे प्रोसेस रिफॉर्म किया जाएगा ताकि पेपर वर्क वगैरह कम से कम हो एंड फास्ट हो। सेकेंड इज इम्प्रूव की जाएगी लॉजिस्टिक सर्विसेज, जैसे आप लोग को जब कोई सामान भेजना होता है तो आप जगह जगह कॉल करते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपने लगेज के बारे में। डिजिटाइजेशन किया जाएगा एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड स्किलिंग की जाएगी। और अभी तक जितनी हमने थोड़ा बहुत इंप्रूव भी किया है रैंकिंग में, तो ये एस्पेक्ट अभी भी हम इसमें लैग कर रहे हैं। ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्स हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे या जो लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी स्किल्स उतनी नहीं है, उनकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी की ज़रूरत है या ग्लोबल लेवल पर जितनी देखी जाती है। नेक्स्ट इज ये लॉन्च की गई थी 2022 में। ये कॉम्प्लीमेंट करती है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को, क्योंकि उसका भी गोल यही है कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होना चाहिए ऑफ फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क प्लानिंग। टारगेट क्या रखे गए थे? फर्स्ट इज कॉस्ट रिड्यूस की जाएगी अप टू 8 to 9% ऑफ जीडीपी। सेकेंड इज वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंकिंग इंप्रूव करके हमें टॉप 25 कंट्रीज में आना है। थर्ड इज डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म तैयार करना है फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक हैंडलिंग। सो दीज 3 वर द टारगेट्स अंडर एनएलपी। इसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान बनाया जाएगा एज पार्ट ऑफ एनएलपी was launched covering the 8 action areas including integrated digital logistics system service improvement framework। इतना सब याद नहीं रहता एग्जाम में, ये पॉसिबल नहीं है कि आपको इतना याद रह जाए, बट अगेन रिमेंबर कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान बनाया गया था कि हमें क्या क्या करना है इसमें। इसके अलावा अभी लेटेस्ट स्टेप जो लिए गए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ये एक इंडिजिनस डेटाबेस प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा विच विल इंटीग्रेट 34 लॉजिस्टिक्स रिलेटेड डिजिटल सिस्टम या फिर पोर्टल अक्रॉस वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एंड जीएसटी डेटा को भी इसके साथ ही इंटीग्रेट किया जाएगा। और इसी का फ़ायदा हुआ है कि हमें स्टेट बॉर्डर्स वगैरह पर अब ट्रक्स वगैरह की ज़्यादा लाइन देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि उसमें जीएसटी को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। Okay, next is export import logistics to address the infrastructure and procedural gap in India's EXIM connectivity and create an efficient and reliable logistic network। इसके लिए लॉजिस्टिक डेटा बैंक तैयार किया जाएगा which will provide the visibility for 100% of India's EXIM containers। यानी कि जितने कंटेनर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं या जितने कंटेनर आउटबाउंड एक्सपोर्ट में जा रहे हैं उन सब का डेटा रखा जाएगा। ठीक है, तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहे हैं अगर आपको कल को लॉजिस्टिक सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाए तो। ओके, लॉजिस्टिक पॉलिसी, यूनिफाइड एलआईपी एंड दिस लॉजिस्टिक डेटा बैंक। ओके, इसके अलावा हमने लॉजिस्टिक्स में लोन वगैरह मिलना ईजी हो जाए, ओके, कम इंटरेस्ट पर मिल जाए, उसके लिए हमने क्या किया, लॉजिस्टिक को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया। दिस इनेबल लॉजिस्टिक सेक्टर टू एक्सेस इंफ्रा लैंडिंग एट ईजियर टर्म्स। देन हम लोग लीड लेकर आए रैंकिंग, दिस इन एन इंडिजिनस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑन लाइन ऑफ वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो सभी स्टेट्स को रैंकिंग देगा और हर साल ये पब्लिश किया जाता है। गुजरात की रैंक क्या है, कर्नाटका की क्या है, आंध्र प्रदेश की क्या है एंड सो ऑन। और अब ये मत सोचिए कि यहाँ पे सिर्फ कोस्टल स्टेट्स ही हो सकते हैं, नहीं, लॉजिस्टिक इज लाइक उसमें रोड भी आ गया, ठीक है, उसमें रिवर ट्रांसपोर्ट भी आ गया, उसमें रेलवे भी आ गया, तो सभी को लीड्स के अंडर में रैंकिंग दी जाती है। नेक्स्ट इज मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए गए विच विल एक्ट एज ए फ्राइट एग्रीगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हब्स एंड इनेबल लॉन्ग हॉल फ्राइट मूवमेंट टू रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। देन भारतमाला परियोजना, इसमें नेशनल हाईवे का नेटवर्क बनाया जाएगा, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाए गए, वेस्टर्न डेडिकेटेड, ईस्टर्न डेडिकेटेड, और यहाँ पे टारगेट भी रखा गया दैट वी विल इंक्रीज द शेयर ऑफ रेल फ्राइट ट्रैफिक फ्रॉम 27 to 45%, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पे जो ज़्यादा फ्राइट जाता है, यानी कि सामान जो जाता है वो ट्रक से ही जाता है। इसके अलावा हम लोग सागरमाला और इनलैंड वाटरवेज भी लेकर आए ताकि जो फेरीज वगैरह चलती हैं छोटी कोस्ट के बिल्कुल एकदम करीब करीब, ठीक है, उनसे भी ट्रांसपोर्ट वगैरह किया जा सके। बट इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं लॉजिस्टिक सेक्टर में, ये आप सेल्फ रीड कर सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। और फर्दर स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इन मेंस 450+। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे रशिया ने पहले तो कवर करने की कोशिश की, बट बाद में उसने एटलीस्ट पुतिन ने अपॉलॉजी तो दी है कि ये चीज़ हुई है, बट ये एक्सेप्ट नहीं किया कि इसमें रशिया का कोई इन्वॉल्वमेंट है। ओके, नेक्स्ट इज बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ग्रुप यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि ये जो 1972 का कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अब बरी करने का वक्त आ गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही एक तानाशाही सरकार डेवलप हुई थी।
ठीक है, तो वो सब चलता रहेगा वहाँ, इसमें हमारे कुछ काम का नहीं है। ये सीरियस काफ़ी साउथ कोरिया में ये जो प्लेन क्रैश हुआ है काफ़ी बुरा हुआ है। एनीवे ओके, बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज़ है। एज आई सेड कि अगले 2-3 दिन आपको न्यूज़पेपर में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, जो ऑलरेडी पहले से चला आ रहा है उसी का रिव्यू टाइप सॉर्ट ऑफ चीज़ मिलेगी। एंड सेकंड थिंग इज़ कि अब आप ऑलरेडी न्यू ईयर में एंटर कर रहे हैं। अभी तक तो आप लोग इस इल्यूजन में थे कि नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है, बट प्लीज़ अब सीरियस हो जाइए एंड प्रीलिम्स की जो रिवीजन सीरीज़ हैं उन्हें सीरियसली फॉलो कीजिए। ओके, क्योंकि क्वेश्चन उतने ईजी या उतने डायरेक्ट नहीं आएंगे। prelims has become dicey and you need to go through various news articles from different sources, वो भी पिछले 2-3 साल के। और ये इसी पे बेस हमने अलग अलग सब्जेक्ट के मॉड्यूल्स लॉन्च करें हैं, साइंस टैग, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर। ओके, सो हम चारों मॉड्यूल पे वर्क कर रहे हैं और इसके साथ साथ मेंस 450 सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है एंड 20 मिनट्स डिस्कशन, जो कि आपको उन टॉपिक्स को के लिए तैयार करते हैं जो कई बार एक बाउंसी टाइप के टॉपिक्स आ जाते हैं कि इतना फैक्चुअल टाइप ऑफ चीज़ें कौन पढ़ता है, और ये मोस्टली न्यूज़ में बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इनको एक ही बार में आप समझ लें तो ज़्यादा बेटर है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।